Hello student, welcome to Legal Study. In this video, the Prevention of Corruption Act 1988 इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस क्लास में देखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और BSA, BNS, BNSS इन तीनों बेयर एक्ट्स के जितने भी इलस्ट्रेशन है वो अच्छे से देखना है। इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को नहीं छोड़ना है, समझते हुए पढ़ना है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएगा और एक बार इंडेक्स को बहुत अच्छे से देख लेना, कौन से सेक्शन में कैसे सब टाइटल्स टॉपिक दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और विनीता नाम की एक बच्ची पूछ रही थी कि कंपनी एक्ट को पूरा पढ़ना चाहिए या नहीं। तो बेटा मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए कि अगर आपने ये सब्जेक्ट कंपनी एक्ट को पहले से पढ़ रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप MCQ सॉल्व करें और एग्जाम देने जाए। अदरवाइज अगर आपने पूरा ख़त्म नहीं कर पाया अभी तक या पढ़ा ही नहीं है तो फिर वो सब्जेक्ट को आप स्किप कर दें, क्योंकि सब्जेक्ट और भी है। शायद BNS और फिर जो ये पांचों सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिवेंशन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट, ये सारे शायद आपने पढ़ रखा है। तो इसको अगर आप ज़्यादा नारिश करेंगे तो इसमें अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है इसीलिए वो भी पढ़ना स्टार्ट करें और अंत में ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपनी एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, क्या पता समय पे ना हो, तो अगर आप चाहे तो वो स्किप कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा ध्यान देनी है, तो फिर आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और स्टार्ट करते हैं हमारे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 1988। इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये देखो स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वॉज अमेंडेड इन 2014 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ द लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013, देन द लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2014, एंड सी पे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2015 और डी पे है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसका आंसर क्या होगा आप नोट करते जाइएगा और अंडरलाइन बेयर एक्ट में करना ज़रूरी है, ये आपको करना ही है, राइट? नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे कि इसका आंसर कहाँ पे था। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, द लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013। इसका आंसर बेयर एक्ट में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में आप चले जाइए और एकदम नीचे देखिए लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स के अंदर है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि द लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013 एक्ट नंबर 1 ऑफ 2014। मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि अमेंडमेंट एक्ट 2014 बाई विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो अमेंडेड हुआ है 2014 में वो कौन सा एक्ट है? द लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 contains ऑप्शन ए चैप्टर्स एंड फर्स्ट ऑप्शन 5 chapters and 31 sections, सेकेंड 5 chapters and 25 sections, और सी पे है 3 chapters and 31 sections, और डी पे है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कौन सा होगा? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में 5 चैप्टर्स है एंड 31 सेक्शंस है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, 3 से 4 फर्स्ट का बेसिक क्वेश्चन होगा जो कि सबका आंसर आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। बेयर एक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में आप अगर वो पूरा पेज पढ़ लेते हैं तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। Question number 3, the Prevention of Corruption Act 1988 come into force on which date? 8 September, 9 September, सी पे है 10 September या 11 September। तो बेटा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 फोर्स में आया था 9 September 1988। ये भी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। अब चाहे तो एक बार रीड कर लीजिए, इंट्रोडक्शन को एक बार रीड करनी चाहिए क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से हो सकता है। Question number 4, the Prevention of Corruption Act 1988 was enacted with the objective, right? Prevention of Corruption Act enact कौन सी ऑब्जेक्ट्स के साथ हुई थी? ऑप्शन ए टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, ऑप्शन बी टू कंसोलिडेट अमेंड एंड डिफाइन द लॉ, सी पे है बोथ और डी पे है नीदर। यानी कि या तो दोनों ए और बी दोनों सही है, नहीं तो नीदर ए नॉर बी, दोनों के अंदर कोई भी ठीक नहीं है। इसका उत्तर होगा बेटा ऑप्शन ए, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इलेक्शन हैज़ बीन डिफाइंड इन द एक्ट अंडर, कौन से सेक्शन के कौन से क्लॉज में इलेक्शन को डिफाइन किया हुआ है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये देख लेनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जितने भी
डेफिनेशंस दी हुई है अंडर द सेक्शन 2, आपको एक बार रीडिंग पढ़ लेनी चाहिए। और पब्लिक सर्वेंट जहाँ पे दिया हुआ है क्लॉज सी पे, वो पूरा आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, राइट। तो इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ए में इलेक्शन को डिफाइन किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने होंगे। थोड़ी थोड़ी बात उसके बाद के भी बता देती हूँ, जैसे कि पब्लिक ड्यूटी को डिफाइन किया हुआ है क्लॉज बी में, सेक्शन 2 क्लॉज बी। सेक्शन 2 क्लॉज सी में दिया है पब्लिक सर्वेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा जानना चाहिए। और फिर सेक्शन 2 क्लॉज डी पे दिया हुआ है अनड्यू एडवांटेज, उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे। आपको बस देखना है इलेक्शन और पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट को आपको देखना है, पब्लिक ड्यूटी भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है वो क्या पब्लिक सर्वेंट के अंदर गिने जाएंगे? तो इसका उत्तर आप ऐसे ही नहीं दे सकते। यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन CBI के APP और PP एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, सारे ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। मैंने इसीलिए अभी आपको कहा है कि आप एक बार डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ें। पब्लिक सर्वेंट के जो क्लॉज है वो पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि यहाँ पे शायद पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स ना हो के कुछ और हो, राइट। आर्बिट्रेटर्स हो सकता था, जजेस हो सकता था, तो फिर आपको आंसर जल्दी से आपको याद आ जाए। आप अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, नो दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट डिड नॉट कंक्लूड देम विद इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब है नहीं, सेक्शन 2C पे पब्लिक सर्वेंट्स को टोटली डिफाइन किया गया, जहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पब्लिक सर्वेंट नहीं बताया गया। ये है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 में दिया है, नो दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब ये लोग पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इन लोगों को इलेक्ट करते हैं पीपल, आम जनता देश के। नंबर 3 में है, नो दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट्स, दे कंट्रोल पब्लिक सर्वेंट्स। इसका मतलब है बेटा पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं अपर हाउस और लोअर हाउस के, वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को परफॉर्म करने देते हैं, राइट, उनको ट्रैवल करते हैं। ये है सेक्शन नंबर 3 में ये दिया गया। और नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, दे आर पब्लिक सर्वेंट एज दे परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये लोग पब्लिक सर्वेंट ही है, जैसे भी ये लोग पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर ए पे है 1, 2 एंड 3, मतलब कि 1, 2 और 3 में जो भी लिखा हुआ है वो सारे सही है। ऑप्शन बी में है 2 एंड 4, मतलब नंबर 2 और नंबर 4 सही है। सी में दिया है 1, 3 एंड 4, मतलब नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 के जो भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो सही है, यानी कि। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि 4 ओनली। तो बेटा आप सेक्शन 2 क्लॉज सी में जाके देख लेना, सबसे पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और वहाँ पे यही लिखा मिलेगा आपको कि दे आर पब्लिक सर्वेंट एज दे परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। अगर ये लोग पब्लिक ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, रिम्यूनरेशन ले रहे हैं, तो ये लोग पब्लिक सर्वेंट के अंदर माने जाएंगे। और पार्लियामेंट के जो MPs है उन लोगों को पब्लिक सर्वेंट के अंदर ही माना गया है। इसके रिलेटेड एक केस है, केस का नाम मैं बता देती हूँ। केस का नाम है PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, 1998 का केस है ये बेटा। आप चाहे तो इस केस, ये एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप चाहे थोड़ी नोट कर ले सकते हैं, उसके बाद गूगल पे आप सर्च करके थोड़ी सी देख भी सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस क्वेश्चन को समझ आ गया, क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया, देन इट्स फाइन फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप केस लॉ पे ना भी जाए तो भी चल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, ज़रूरत पड़े तो दोबारा से देख लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर शुड बी नो अपील by a convicted person in any case, trial, summarily in which the special judge passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month and of fine not exceeding 2000 rupees। और चारों ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है द स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट, ऑप्शन बी द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन सी द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि देयर शुड बी नो अपील। ऐसे केसों में अपील नहीं होगा, अपील को ग्रांट नहीं किया जाएगा। कौन से केसों में? जिस केस का इम्प्रेशनमेंट 1 महीने से ज़्यादा नहीं है और जिस केस का जो फाइन दिया हुआ है जजेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि जज ने जब जजमेंट दिया है उसके अंदर अगर फाइन इम्प्रेशनमेंट के अंदर अगर फाइन भी है ना तो 2000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2000 रुपये से नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? जिन भी केस का 1 महीने से ज़्यादा इम्प्रेशनमेंट नहीं है, फाइन 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, ऐसे केसों में कोई अपील अलाउ नहीं की जाएगी। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एक्चुअली द स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आप अभी बेयर एक्ट में जाओ, बेयर एक्ट के सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी contained in this act or in the Code of Criminal Procedure 1973। अब लिखा हुआ है देखो, there shall be no appeal by a convicted person in any case। इसका मतलब कोई भी convicted person अपील नहीं फाइल कर सकता, हाँ, any case tried summarily under this section in which the special judge passes a sentence of imprisonment। जो special judge है वो passing कर दिया है statement of imprisonment, right? वो क्या है? not exceeding 1 month and of fine not exceeding 2000 rupees, whether or not any order under section 452। ये सब 452 of the said code is made in addition to such sentence। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 या तो 6 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आएंगे कि 1 महीने से कम अगर किसी का इम्प्रेशनमेंट है 2000 रुपीज़ से एक्सटेंड नहीं करता है, ऐसा अगर किसी का फाइन है तो वो कन्विक्टेड पीपल, वो कन्विक्टेड पर्सन कभी अपील को फाइल नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक एवरेज क्वेश्चन है, फिर भी हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन फॉर सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एनी लेजिस्लेचर। 3 पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है लोकल अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 4 में है सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट। उसके बाद बोला गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे जो कोड दिया हुआ है उसके अंदर कौन कौन से आंसर सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 ओनली, आई मीन 1, 2 एंड 3 ओनली। दैट मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज ए में इलेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस सोसाइटीज़ एक्ट। वहाँ पे बस 3 चीज़ों को लिखा गया है, पार्लियामेंट, एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। आप सेक्शन 2 के क्लॉज ए में जाके डेफिनेशन को पढ़ लेना। और फिर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अनलेस ही इज़ और हैज़ बिन। चारों ऑप्शन दिया गया है कि अ सेशन जज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, एन एडिशनल सेशन जज अंडर द CRPC 1973, और ऑप्शन 3 है अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर द CRPC 1973, और ऑप्शन 4 में है एन असिस्टेंट सेशंस जज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। फिर दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन से नंबर पे सही दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझ लो बेटा। यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल जज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कौन कौन क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट होने के लिए एज अ स्पेशल जज अंडर दिस एक्ट, आई मीन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्या हुआ है इसके अंदर? एक्चुअली इसका जो मीनिंग है वो समझ लो। इसके अंदर क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या है? करप्शन को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया ताकि कोई भी अगर करप्शन करता है तो अंडर दिस एक्ट उसको पनिश किया जाए, राइट? तो ऐसे करप्शन केसेस जब आते हैं तब कौन से जज उस केस को इंटरप्रेट करेंगे, राइट? कौन से जज इस केस को ले सकते हैं? तो इसका रूल्स कुछ ऐसा है कि अगर कोई स्पेशल जज के अंदर अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो ऐसे क्वालिफाइड होना पड़ेगा, उन जजेस को क्वालिफाइड होना पड़ेगा एज अ स्पेशल जज। तो इसका उत्तर होगा, मैं पहले से बता दे रही हूँ, उत्तर होगा सी में है 1, 2 एंड 4। देखो, जो कि सेशन जज है पहले से ही, और जो कि एन एडिशनल सेशन जज है जो कि 2 में दिया हुआ है, और नंबर 4 में दिया हुआ है एन असिस्टेंट सेशन जज,
जो कि पहले से सेशन जज में काम कर रहा है, जो कि एडिशनल सेशन जज है और जो असिस्टेंट सेशन जज है, ये जजेस स्पेशल जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। नंबर 3 में दिया हुआ है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एज अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्पेशल जज के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, राइट। ये दिया हुआ है बेयर एक्ट के सेक्शन 3 में दिया हुआ है पावर टू अपॉइंटमेंट स्पेशल जजेस। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुने और बेयर एक्ट के नीचे लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते चले। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में बोला गया है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज अंडर दिस एक्ट अनलेस ही इज और हैज़ बीन अ सेशंस जज और एन एडिशनल सेशंस जज और एन असिस्टेंट सेशन जज अंडर द क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973, राइट। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 मतलब CRPC। यहाँ पे कहीं पे भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बातें नहीं की गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who can take cognizance of offences under this act? Option A, only special judge. Option B, any judge or magistrate. Option C, session judge और chief judicial magistrate. तो इसका उत्तर बेटा सेक्शन 5 में दिया हुआ है, प्रोसीड्योर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में एकदम लिखा हुआ है कि अ स्पेशल जज में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू हिम फॉर ट्रायल। ओनली स्पेशल जज ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं अंडर दिस एक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी बैकग्राउंड नॉइज प्लीज इग्नोर देम, ओके। देखो, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन के अंदर बोला कि कौन से केस में अपील अप्लाई नहीं हो सकती। सेम क्वेश्चन बट थोड़ी सी घुमा के इन्होंने पूछा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय द स्पेशल जज under section 6 of the Prevention of Corruption Act if the sentence is not extendly month and fine is not exceeding rupees, ऑप्शन दिया हुआ है 4, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। तो इसका उत्तर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 2000 रुपीज़ फाइन। इससे एक्सटेंड अगर नहीं करता है कोई भी इम्प्रेशनमेंट के अंदर तो फिर वहाँ पे अपील फाइल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988? चारों ऑप्शन दिया हुआ है। पहले है अ पब्लिक सर्वेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन ग्रेटिफिकेशन, अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग ग्रेटिफिकेशन, अ पब्लिक सर्वेंट अग्रीइंग टू एक्सेप्ट ग्रेटिफिकेशन, अ पर्सन एक्सेप्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन। सिलेक्शन द करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ABCD दिया हुआ है। यहाँ पे एज इट इज़ बताया गया कि 1, 2, 3 ये तीनों सही है, या 2 और 3 सही है, या फिर 1 और 4 नंबर ओनली सही है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 to 4 जितना भी है वो सारे सही है। तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4 के ऑप्शन में जो भी है सारे सही है। इसका उत्तर आपको इस एक्ट के सेक्शन 7 में मिल जाएगा, जहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है पब्लिक सर्वेंट कहीं पे भी ऐसे ग्रेटिफिकेशन नहीं ले सकते और ब्राइब नहीं हो सकते, जिसको आसान भाषा में करप्शन कहा जाता है, करप्टेड नहीं हो सकते। पब्लिक सर्वेंट जो भी है उनको गवर्नमेंट के तौर से सैलरी मिलती है, तो वो लोग ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी काम कर दिया उसके बदले में उस आम जनता से वो लोग पैसे ले लिए, ये करप्शन है, ये नहीं कर सकते। इसका चारों का चारों ऑप्शन ही सही है, राइट। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन सेक्शन 7 को पढ़ लेना। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो टाइम बहुत लग जाएगा और आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और सेक्शन 7 के थोड़ी पनिशमेंट भी देख लेना। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे कोई गलती करते हैं, करप्टेड होते हैं, तो फिर उनके पनिशमेंट के तौर पे होंगे नॉट लेस देन 3 years, 3 साल से कम कोई भी इम्प्रेशनमेंट नहीं होगा, और ये एक्सटेंड कर सकते हैं 7 years तक, 7 साल तक। उसके साथ फाइन भी लायबल होगी। सेम सेक्शन 7 से और एक रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट फॉर टेकिंग ग्रेटिफिकेशन other than legal remuneration in respect of an official act? As it is, the answer is section 7. पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ है, CBI असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2021 का क्वेश्चन है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रही है। ये नहीं तो थोड़ी सी चेंज करके ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये PYQ को भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अ स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई offenses under the Prevention of Corruption Act 1988 can try in a summary way an offense committed by a public servant in relation to contravention of, फिर नंबर 1 any special order,
under section 12A subsection 1 of the Essential Commodities Act 1955. ऑप्शन 2 में है an order referred to in section 12A subsection 2 and clause A of the Essential Commodities Act 1955, और ऑप्शन 3 में है Essential Commodities Act 1955 के 12A subsection 2 और clause B. कौन सा सही है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. इसका आंसर बेटा ए पे है, ओनली वन. ये जो ऑप्शन 1 में है इन स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 12A सबसेक्शन 1, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर स्पेशल जजेस को स्पेशल एक ऑर्डर है सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 के अंदर कि ये लोग ट्राई इन समरी वे एन ऑफेंस. दिख रहा है ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कॉन्ट्रीवेंशन करता है, कॉन्ट्रीवेंशन क्या? एक ऑफेंस है, मतलब लॉ की उल्लंघन, लॉ को ब्रेक करते हैं, रूल्स को ब्रेक करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर इनको पनिश किया जाएगा. राइट. स्पेशल जजेस इस जो सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 के अंडर स्पेशल ऑर्डर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. मतलब अगर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर ना हो तो कौन से ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हुई है उसके इन्वेस्टिगेशन कौन नहीं कर सकता जब तक मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर ना हो. ऑप्शन ए, एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन केस ऑफ दिल्ली पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट, एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन अदर केसेस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. उत्तर होगा बेटा ऑप्शन सी, एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन अदर केसेस. विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट कोई भी इन्वेस्टिगेशन ये नहीं कर सकते अंडर दिस एक्ट. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, पहले सुन लो. पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक्स इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन अंडर सेक्शन 18 ऑफ PC एक्ट कैन. ऑप्शन ए, बी एक्सरसाइज्ड बाय पर्सन्स ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 17, और फिर बी में है बी एक्सरसाइज्ड बाय एन ऑफिशियल अंडर सेक्शन 17 विथ परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट. ऑप्शन सी में है बी एक्सरसाइज्ड बाय पुलिस ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP, और ऑप्शन डी में है नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय पुलिस ऑफिसर हु इज बिलो इन रैंक 2 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. इसका उत्तर होगा डी. पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो. पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक्स इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन के अकाउंट को चेक करना, उसके बैंकर्स जो बैंक के जो बुक होते हैं उसको चेक करना, इसका पावर किसके पास है? अगर ज़रूरत पड़ी तो ये अंडर दिस एक्ट इसको चेक किया जा सकता है किसी के भी. तो कौन से ऑफिसर्स इसको चेक कर सकते हैं? नॉट द बिलो रैंक ऑफ SP मीन्स सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. SP के बिलो रैंक वाले इसको चेक नहीं कर सकते. अगर कोई भी कर सकता है तो उनके पास स्पेशल पावर होनी चाहिए. राइट. स्पेशल ऑर्डर होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं. अगर SP रिकमेंड करता है किसी को कि जाके देख के आओ, देन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट. और सेक्शन 18 को पढ़ने से पहले सेक्शन 17 को भी पढ़ लेना. सेक्शन 17 में दिया हुआ है पर्सन्स ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट, जहाँ पे दिया हुआ है कि notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, no police officer below the rank. सारे रैंक को दिया हुआ है, कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता. उसके बाद आप 18 में आएंगे सेक्शन 18 में. ये भी एक बार पढ़ लेना, पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक. और ये क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आने की चांसेस मुझे लग रही है. क्वेश्चन देखने में नॉर्मल है बट इम्पॉर्टेंट है. देखो ये एक्ट बहुत ही शॉर्ट एक्ट है. राइट. छोटी सी एक एक्ट है. सेक्शन 1 से लेके 31 तक है. उसमें भी 30 सेक्शन आई थिंक रिपील है. नंबर ऑफ 30 सेक्शन जो है वो रिपील है. 31 भी ओमिटेड हो गया है, वो भी रिपील है. तो 29A तक का है. नहीं, इतना भी नहीं होता है, टाइम बहुत कम है, मुझे पता है. इवन दो एक बार रीडिंग कर लो. रीडिंग की ताकत बहुत होती है. जब पढ़ लोगे ना उसके बाद एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा. कोई भी क्वेश्चन को अगर देखोगे सही कौन सा है गलत कौन सा है, कहीं ना कहीं एक नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ मैंने तो ये पढ़ी थी. राइट. रीडिंग करने का भी एक अलग फ़ायदा होता है. और फिर सेक्शन 24 भी आई थिंक रिपील्ड है, देखना पड़ेगा मुझे.
हाँ, सेक्शन 24 भी ओमिटेड है, तो फिर सेक्शन बचा कितना? बहुत एक छोटा सा एक्ट है, एक बार रीडिंग कर लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो हो जाएगा। और सबसे जो अच्छी बात है, इतनी सी एक एक्ट के अंदर यही तो क्वेश्चन होंगे ना, इससे बाहर और क्या ही क्वेश्चन आएंगे, इसी के अंदर से घुमा फिरा के आएंगे। फिर भी अगर टिप्स मैं दे सकती तो देती हूँ, इसको आप मार्क कर लो और पढ़ सकते हो। सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इलेक्शन और पब्लिक सर्वेंट, ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड केस लॉ आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है देन यू कैन कमेंट बिलो। मैं फिर सब्जेक्ट वाइज अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज मिलते हैं तो मैं उसकी एक लिस्ट बनाऊंगी, उसके बाद वीडियो करके अपलोड कर दूंगी, फिर आप देख सकते हैं उसको। फिर आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है रिसेंटली सेक्शन 19 वाज अमेंडेड बाय, कौन सी लॉ एक्ट के साथ सेक्शन 19 अमेंड हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013। ऑप्शन बी है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। और फिर ऑप्शन सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2013। ऑप्शन डी में है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसका उत्तर बेटा ऑप्शन बी होगा, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसको अब इसी एक्ट के सेक्शन 19 में दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। सेक्शन 19 में ये लिखा हुआ है।